नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए, आप सभी को पता होगा कि मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए मैं जो पॉलिटी का सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि इस पूरे संविधान को, जो पॉलिटी का सिलेबस है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए, उसको मात्र 10 क्लासेस में मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो संविधान के मतलब भारतीय संविधान के विकास से रिलेटेड थी। उसमें कुछ संविधान की विशेषताओं के ऊपर मैंने चर्चा की थी। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारा सा कंटेंट मैंने गिन चुन करके, मतलब काफ़ी जगहों से इकट्ठा करके मैंने आपको दिया था। यकीन मानिए, अगर आप उन क्लासेस को लेते हो तो उनसे जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके क्लियर किए हैं, आपको उस क्लास के अलावा उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्लास को लेने की ज़रूरत नहीं होगी और जो बाकी की कसर होगी वो हो जाएगी प्रैक्टिस से कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो आज उसी सीरीज में हम सेकंड क्लास को करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम टॉपिक को लेने वाले हैं, क्या वो होगा, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मतलब कि मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। चलिए, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये ना भारतीय संविधान में आ, भारतीय संविधान के तीसरे भाग में वर्णित हैं ये सभी जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। और इनकी संख्या कितनी है? 6। शुरुआत में जब ये मूल संविधान बनाया था तो उस समय इनकी संख्या 7 थी। और जो सातवां अधिकार था, जो सातवां हमारा मूल अधिकार था, वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा करके क्या बना दिया गया है? विधिक राइट बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपने कंटेंट के बारे में बात करना। भारत का संविधान नागरिकों को विस्तृत मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहले 7 थे, लेकिन अब कितने हो गए? 6 मौलिक अधिकार हो गए, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में जानेंगे। संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। मतलब कि संविधान के 3 भाग में, भाग 3 में इन सभी का उल्लेख है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं कौन से भाग में है? संविधान के भाग 3 में। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, मतलब आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इन सभी का वर्णन दिया गया है मौलिक अधिकारों का। और इन अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है तथा इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। इस बात को कहने का मतलब ये है, सपोज कीजिए सरकार के किसी भी अंग के द्वारा, सरकार के अंग मतलब कि विधायिका या किसी भी व्यक्ति के द्वारा, सरकार के अंग मतलब कि विधायिका और कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका, ये हो गए सरकार के 3 अंग। ठीक है, सरकार के 3 ही अंग होते हैं जिनमें मैंने आपको बता दिया है। या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति सीधा कहाँ पर जा सकता है? अपने उच्च न्यायालय में जा सकता है, मतलब कि हाई कोर्ट जा सकता है या फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ताकि उसके मूल अधिकारों को लागू किया जा सके। इसीलिए इस लाइन का मतलब है कि अधिकारों को, मतलब इन मूल अधिकारों को संविधान के द्वारा न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। और इन अधिकारों को लागू कराने के लिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट भी जारी करता है, मतलब ठीक है, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और इन्हें कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इन फंडामेंटल राइट्स को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपसे पूछी जा सकती है कि मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में फ्रांस ने अपने संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को स्थान प्रदान किया। मतलब सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स को किस देश ने लिया था? फ्रांस ने। कब लिया था? 1789 में। ठीक है, इसने अपने संविधान में 1789 में फ्रांस ने अपने संविधान में मूल अधिकारों को स्थान दिया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जो हमारा भारतीय मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संविधान के 44वें संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 व 19 से हटा करके संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया। इसका कहने का मतलब है, जब हमारा मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो उस समय हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन
एक 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा कर के एक लीगल राइट बना दिया गया, मतलब कि एक विधिक अधिकार बना दिया गया। कहाँ से निकाल कर के? मौलिक अधिकारों से निकाल कर के, ठीक है? लेकिन संविधान के देखिए, हाँ, एक चीज़ और, देखिए, अगर कोई सामान्य कानून है या फिर कोई सामान्य अधिकार है, तो उसमें हम बदलाव, उसमें हम अगर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा? हम एक नॉर्मल मतलब एक कानून ला कर के उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपने मौलिक अधिकारों में किसी तरीके का परिवर्तन करना होगा, तो हमें उसके लिए हमें अपने संविधान में ही संशोधन करना पड़ेगा, तभी मौलिक अधिकारों में संशोधन होगा। ठीक है? एक इम्पोर्टेंट बात ये। और उसी के बाद बात करें, संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया था? इसके बारे में हम थोड़ा आगे भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन एक छोटा-सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से निकाल कर के विधिक अधिकार इसलिए बनाया गया था कि जब सरकार किसी भूमि का अधिग्रहण करके, अगर किसी व्यक्ति को, मतलब सपोज़ कीजिए किसी व्यक्ति के पास कोई ज़मीन है और उसे सरकार अपनी सरकारी योजनाओं में काम काम में लेना चाहती है, तो और सब, क्योंकि उस समय पर राइट टू प्रॉपर्टी था, मतलब कि संपत्ति का अधिकार था, तो वह व्यक्ति अ, उस मौलिक अधिकार के तहत, संपत्ति के मौलिक अधिकार के तहत क्या करता था? उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जाकर के अपील डाल देता था कि मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इसी वजह से सरकार ने विकास के लिए, मतलब विकास परियोजनाओं में इस तरीके की बाधा ना आए, ताकि, मतलब अगर विकास परियोजनाओं में अगर किसी भी जगह पर किसी तरीके की भूमि की अधिग्रहण करना पड़े, तो इसलिए इस संपत्ति के अधिकार को हटा करके, मौलिक अधिकार से हटा करके कहाँ पर कर दिया? विधिक राइट में, मतलब कि लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है? और इस लीगल राइट के तहत अगर किसी संपत्ति का ग्रहण करती है, तो वो उस व्यक्ति को उसका उचित मूल्य देती है। ठीक है? तो ये होगी बात। कहाँ पर रखा गया है? 300 क्या के अंतर्गत इस संविधान को, इस मतलब इस मौलिक अधिकार को रखा गया है। ठीक है? देखिए, थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में कि संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार मौलिक होने की वजह से सरकारी योजनाओं के लिए उस भूमि का सरकार उपयोग करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकार, मतलब संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को कोई वंचित नहीं कर सकता था, सरकार भी नहीं। ठीक है? इसलिए संवैधानिक संशोधन के आधार पर ये अधिकार हटा दिया गया। ठीक है? कानूनी अधिकारों, सरकार वैध कारणवश उचित मूल्य के बदले में संबंधित व्यक्ति के भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। मतलब इस अब जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से निकल करके एक लीगल राइट बन गया है, तो अब इस अधिकार के तहत क्या है? जो सरकार है, अपनी सरकारी योजनाओं को सफल बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण कर सकती है, और ये अधिग्रहण कब कर सकती है? जब उसको वो उचित मूल्य प्रदान कर सके। ठीक है? तो अब किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, ये जो अधिकार है केवल सरकार का ही होगा, कोई प्राइवेट पर्सन इसमें ऐसा नहीं कर सकता है, किसी की भूमि को अधिग्रहण नहीं कर सकता है। ये जो अधिकार है वो केवल किसका है? सरकार का है। ठीक। संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया, ये आगे भी हम जानेंगे। नागरिक सुविधाओं के लिए सड़क बनाने के लिए, अन्य विकास प्रकल्प एवं योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं के लिए सरकार को नागरिकों की भूमि की आवश्यकता होती थी। मैंने कहा ना कि आप किसी तरीके का विकास करने के लिए, अगर किसी भी चीज़ का बनाना, सड़क बनाना हो या फिर कोई अन्य विकास प्रकल्प योजनाएं हो, तो उनके लिए भूमि अधिग्रहण करने की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके आड़े आता था क्या? हमारा संपत्ति का मौलिक अधिकार। इसलिए इसको हटा देगा किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। ठीक है? मतलब संविधान में संशोधन करके। कब हटाया गया था? ये मैंने आपको पहले बता दिया कि 44वें संविधान संशोधन के तहत जो कब हुआ था, उस समय मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे 1978 में। और इसके तहत संविधान संशोधन के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया? अनुच्छेद 19 जो था, और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 को हटा करके कहाँ पर रख दिया गया? आर्टिकल 300 में। ठीक। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाँ, हमारे मूल संविधान कितने हमारे मौलिक अधिकार थे? 7 थे। ठीक है? अब उनमें से एक हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार, तो कितने बच गए? 6 अधिकार। तो जो आपके सामने हैं। ठीक है? और उनके आर्टिकल्स भी आपके सामने हैं कि किनमें इनका वर्णन किया गया है। ठीक है? हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। उनमें से सबसे पहला है समता का अधिकार। ठीक है? उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के, हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा दी थी।
ठीक है, मतलब इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था, भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। ठीक है, वहीं पर बात करें इनके आर्टिकल्स की, तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। वहीं पर बात करें हम स्वतंत्रता के अधिकार की, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आता है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कब आता है, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में। वहीं पर बात करें हम संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में। और संवैधानिक औपचारों का जो अधिकार है वो कब आता है, वो कहाँ पर आता है, आर्टिकल 32 टू 35। ठीक है, इनके अंतर्गत ये आते हैं। इनके बारे में हम अब थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, इनके अंदर भी कुछ सब डिवाइडेड मौलिक अधिकार हैं। जैसे समता के अधिकार में भी काफ़ी सारे अधिकार हैं, जैसे विधि के समक्ष समानता, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार में भी कुछ सब मतलब सब मौलिक अधिकार हैं, बोल सकते हैं क्योंकि सब फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो जिन्हें हम आगे देख सकते हैं। देखिए, भाग तीन में क्या है, मौलिक अधिकार। सबसे पहले हम जान लेते हैं समता के अधिकार को। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये समता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार शामिल हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ये आ जाता है आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता, या फिर हम बोल सकते हैं कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण मतलब कि कानून के सामने सभी को समान माना जाएगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आता हो, किसी भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आता हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आता हो, किसी भी मतलब कहीं से भी आता हो, वो कानून के समक्ष सभी को बराबर माना जाएगा। ठीक, वहीं पर बात करें हम धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता। ठीक है, ये कौन सा है हमारा, आर्टिकल 14। फिर उसके बाद रोजगार में अवसर की समानता। ठीक है, ये जो है मैं थोड़ा इनके जो अंदर मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, इनके भी अंदर मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं सबसे पहले, फिर इनके बारे में ना डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, रोजगार के अवसर की समानता। ठीक है, छुआछूत का अंत, ये किसके अंतर्गत आते हैं, समता के अधिकार के अंतर्गत। उसके बाद उपाधियों का अंत। अब सेकंड हमारा जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत आते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आ जाते हैं भाषण और अभिव्यक्ति का, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का, संगठित होने का, भारत में कहीं भी आने जाने का, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का, कोई भी पेशा चुनने और व्यापार करने का। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, और उसी के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब कि ये जो हमारा आर्टिकल है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उस पर अपराध सिद्ध ना हो जाए। ठीक, वहीं पर बात करते हैं जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की। तो इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को लीगल प्रोसीजर के तहत ही उसकी दैहिक स्वतंत्रता से उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखा जा सकता है, अन्यथा किसी अन्य प्रोसीजर के माध्यम से नहीं, केवल लीगल प्रोसीजर के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद है क्या, शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल आ जाता है हमारा 21 के। ठीक है, उसके बाद अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के भी कुछ अधिकार होते हैं, जिनके बारे में चर्चा की गई है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार में। तो उसमें क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। मतलब कि जो हमारा इस शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है, इसमें क्या है, इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार आते हैं उसमें आ जाता है मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। मतलब जो मानव तस्करी वगैरह होती है, ठीक है, उसके ऊपर, और बंधुआ मजदूरी मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि जिनको जोर जबरदस्ती काम करके, और मतलब जोर जबरदस्ती करके उनको काम पर रखा जाता है और उनको न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी जाती है जो सरकार द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। आपने देखा होगा कि 14 वर्ष से कम के बच्चे को किसी भी कारखाने में या फिर किसी भी तरीके की जगह पर जहाँ जो उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है, उसको काम पर नहीं रखा जा सकता 14 वर्ष से कम के बच्चे को। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आ जाते हैं हमारे आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, और कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की
स्वतंत्रता। ठीक, ये किस में आ जाता है? हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में। ठीक, अब आगे वहीं पर बात करें तो जो हमारा फिफ्थ मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जिसमें आ जाते हैं हमारे अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, उसके बाद अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, और वहीं पर बात करें हमारा जो सिक्स्थ मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, उसमें मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। इसी मौलिक अधिकार के तहत क्या होता है, जो अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय में या फिर सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए, इनको लागू कराने के लिए क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। और इनको लागू कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए। हाँ, देखिए आपने देखा कि जो शुरुआत में मैंने एक पोस्टर दिखाया था जिसमें सारे हमारे मौलिक अधिकार जो 6 के 6 मौलिक अधिकार हैं उनमें शामिल किए गए थे। तो उसमें एक चीज़ लिखी गई थी, जो मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक आते हैं। लेकिन जो हमारा पहला कानून है विधि के समक्ष समानता, वो आर्टिकल 14 से आता है। लेकिन अगर हम बात करें 12 और 13 की, तो वो किस चीज़ के ऊपर बात करते हैं? जो हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 12 और 13। तो चलिए जान लेते हैं। आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, मतलब मतलब कौन कौन लोग, बोल सकते हैं एक तरीके से कौन कौन संस्थाएं, कौन कौन स्थानीय अधिकारी या फिर कौन कौन राज्य में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, राज्य की परिभाषा इसमें बताई गई है, किसमें? आर्टिकल 12 में। तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? भारत की सरकार। ठीक है, मतलब उसे राज्य ही माना जाएगा, चाहे भारत की सरकार को, संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार को और विधानमंडल को, तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, ये सभी राज्य ही माने जाएंगे। ठीक है, ये तो आर्टिकल 12 के अंतर्गत क्या दिया गया है? राज्य की परिभाषा, और राज्य के अंतर्गत कौन कौन किन किन लोगों को शामिल किया जाएगा, वो मतलब किन किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा, वो इस चीज़ में दी गई है, किसमें? आर्टिकल 12 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 12 का एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ये सब वही चीज़ें बोलता है कि भारत सरकार इसमें शामिल होगी, सभी मंत्री, मंत्रालय, विभाग, सेना, तमाम जाहिर क्षेत्र की संस्थाएं, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, ठीक है, बोल सकते हैं हम। और संसद होगी, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, अध्यक्ष सभा, सभापति, सभी सदस्य और उनके द्वारा किए गए कार्य, पारित किए गए कानून आदि। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य में ही, राज्य के अंतर्गत ही आएंगे। राज्य की सरकार, जैसे राज्यों के सभी मंत्री, मंत्रालय, सचिव और वहाँ काम करते सभी लोग, बनाए हुए नियम आदि। ठीक है, ये भी किस में शामिल होंगे? राज्य में शामिल होंगे। राज्य विधानमंडल, जिसमें राज्य विधानसभा, परिषद और सदस्यों, अध्यक्ष और उनके द्वारा पारित किए गए कानून, पत्र और डॉक्यूमेंट आदि, ये किसके अंदर आएंगे? ये भी सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे, जिसको आर्टिकल 12 में परिभाषित किया गया है। ठीक है, वहीं पर बात करें हम लोकल ऑफिशियल्स के, मतलब कि कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस, सरकारी डॉक्टर, बस ड्राइवर आदि भी किस में आएंगे? राज्य के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, जिसे आर्टिकल 12 में परिभाषित किया गया अच्छे से। ठीक है, तो राज्य के अंतर्गत इन सभी को शामिल किया जाएगा। कौन कौन? एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। भारत की सरकार, संसद, राज्य की सरकार, राज्य विधानमंडल और स्थानीय पदाधिकारी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब अनुच्छेद 13 की। तो हमने आर्टिकल 12 को हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 13, जो जो क्या करता है? यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होंगी। मतलब सपोज कीजिए, अगर किसी सरकार के द्वारा ऐसा कानून बना दिया जाता है जो किसी मतलब व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है उस कानून से, तो ऐसे में जो भूमिका निभाएगा वो निभाएगा न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, या हाई कोर्ट। ऐसी कंडीशन में क्या करेगा वो? इस विधि को, इस कानून को वो अवैध घोषित कर सकती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस कानून को क्या कर देगी? अवैध घोषित कर देगी, इलीगल दे देगी। ठीक है, तो इस चीज़ की जो घोषणा करता है वो कौन सा करता है? वो आर्टिकल 13 इस चीज़ को कहता है। ठीक है, समझ आ गया? ये आप देख सकते हैं, यह उच्चतम व उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, आर्टिकल 13, जिनके आधार पर मूल अधिकारों से असंगत विधियों को वे अवैध घोषित कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अब आ जाता है हमारा समता का अधिकार।
ठीक है। जो आर्टिकल 14 से शुरू होता है, जिसमें हमने पहले इससे पहले किस किस के कौन कौन से आर्टिकल के बारे में बात कर ली, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 में क्या था, राज्य की परिभाषा, राज्य के अंतर्गत किन किन लोगों को शामिल किया गया है, ठीक वो चीज़। और आर्टिकल 13 की बात करें तो आर्टिकल 13 में हमने जो चीज़ देखी वो थी क्या, हाँ, मतलब अगर किसी भी कानून से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह कानून न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, वो अवैध घोषित कर दिया जाएगा, इलीगल करार दे दिया जाएगा। यह बात करता है हमारा आर्टिकल 13। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले वाले आर्टिकल की, आर्टिकल 14 की। ठीक है, जो क्या है, विधि के समक्ष समानता, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, इसके अंतर्गत वर्णित है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मतलब इसका है ये कि कानून के समक्ष जितने भी लोग होंगे, चाहे वो किसी भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हों, किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हों, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आते हों, सभी को समान रूप से देखा जाएगा कानून के समक्ष। सपोज कीजिए मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है। जो अमीर आदमी है उसके लिए मर्डर की सज़ा कुछ और होगी, और जो गरीब है उसके लिए मर्डर की सज़ा कुछ और होगी। तो ये क्या होगा, ये ऐसा नहीं होगा। मतलब कि कानून के समक्ष सभी को समान रखा जाएगा। अगर मर्डर के लिए अगर 15 वर्ष की सज़ा है, सपोज़ कीजिए अगर 15 वर्ष की सज़ा है, तो चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, विधि के समक्ष सभी समान है। उसको मर्डर के लिए अगर 15 साल की सज़ा है, तो 15 साल की सज़ा सभी को दी जाएगी, अगर कोई कोई भी व्यक्ति अगर मर्डर करता है तो। ठीक है, मतलब कि विधि के समक्ष सभी समान रूप से देखे जाएंगे। तो ये बात करता है हमारा कौन सा, आर्टिकल 14। ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारा आर्टिकल 15 की, जो क्या बोलता है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध। राज्य के केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्मजात के आधार पर किसी नागरिक से विभेद नहीं करेगा। जो राज्य है हमारा, जिसके अंतर्गत जिन चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था आर्टिकल 12 में, अगर वो लोग अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी भी चीज़, मतलब इनमें से चाहे वो धर्म हो या उसके मूलवंश या उसकी जाति या उसके लिंग के या फिर उसके लिंग या जन्म के आधार पर किसी भी तरीके का उसके साथ भेदभाव करते हैं, तो वो मतलब भेदभाव नहीं कर सकते, जो राज्य के अंतर्गत शामिल जो चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये कौन सा बोलता है, हमारा आर्टिकल 15 बोलता है। ठीक, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं आर्टिकल 16 की, लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता। ठीक है, राज्य के अधीन आने वाले किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे। मतलब कि सभी के लिए समान अवसर। ठीक है, आ, राज्य के अधीन आने वाले सभी पदों में सभी के लिए समान अवसर होंगे। ठीक है, लेकिन इसका अपवाद क्या है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी प्रावधान, क्योंकि इन सभी लोगों के लिए ना, एससी एसटी और ओबीसी जो लोग हैं, इनके लिए ना कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, और ये जो रिजर्वेशन है, ये कहीं भी ये हमारी जो ये जो रिजर्वेशन है किस पर बेस्ड है, समता पर बेस्ड है, इक्विटी पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए ये तो होगी हमारी आर्टिकल 16 की बात। आगे बात करते हैं हम किसकी, आर्टिकल 17 की, मतलब क्या, अनुच्छेद 17 की। इसमें क्या, किस चीज़ के ऊपर बात की गई है, इसमें है छुआछूत का अंत, मतलब कि अस्पृश्यता का अंत। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन कर इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है, तथा यह अनुच्छेद किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी हमारे आर्टिकल 17 के तहत किया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं कर सकता, छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आर्टिकल 17 हो गया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं आगे, जो है कौन सा, आर्टिकल 18, मतलब कि अनुच्छेद 18, उपाधियों की समाप्ति। देखिए, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। सेना व शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब आपने देखा होगा, राज्य, सेना व शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य के द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल हो जाते हैं, जैसे पद्म विभूषण आपने सुना होगा, आ, और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो है राज्य के द्वारा दिए प्रदान किए जाते हैं। किस चीज़ के लिए, विशेष कार्यों के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, एक तो ये
ये उपाधि हो गई। और फिर प्लस एक सेना में जो कमांडर वगैरह होते हैं, और या फिर कोई और भी हो सकते हैं, मतलब कमिश्नर वगैरह, जो ये इस तरीके के जो पद वगैरह हैं, मतलब उपाधियां हैं, जिनके बारे में हम आगे थोड़ा जानेंगे। और शिक्षा संबंधी उपाधि, इनको छोड़ करके किसी भी तरीके की उपाधि जो होगी उसको राज्य के द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, जब पहले क्या होता था, राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजा सूबेदार, मतलब इस तरीके के कुछ लोग हुआ करते थे, ये ना उपाधि थी। और ये जो उपाधि हुआ करती थी, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है हमारे संविधान के तहत। क्योंकि जब ये क्योंकि ये ना समानता के अधिकार को उल्लंघन इसलिए करती है, क्योंकि इनको ना एक तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी। ठीक है ना, राजा महाराजा को देख सकते हैं, तो कहीं जब, क्योंकि जनता अलग थी और राजा अलग हुआ करता था, तो राजा और जनता समान नहीं थे। लेकिन अगर हम बात करें आज की, तो आज भी मतलब आज भी जो विधि के समक्ष समानता है, जो हमारा आर्टिकल 14 है, जो व्यवहार अगर मर्डर के लिए मर्डर के लिए अगर कोई व्यवहार किसी गरीब या फिर किसी सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, मर्डर कर देता है, या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो भी मर्डर कर देता है, तो उन सभी दोनों के लिए, उन दोनों व्यक्तियों के लिए क्या है, समान रूप से वो ही सजा दी जाएगी जो उनके आधार पर बनती है। ठीक है, मतलब कि उपाधियों की समाप्ति, कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरीके की उपाधि को किसी भी तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये तो कि उपाधियों की समाप्ति, मतलब कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, ठीक है, जो पहले से चली आ रही थी उनका सभी का अंत कर दिया है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जो है, इन सभी अवार्ड्स के साथ कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं लोगों को, वो अपवाद है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। यह निषेध करता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 18, भारत का कोई भी, अनुच्छेद 18 कहता है, जो अनुच्छेद 18 है हमारा, वो कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के पद को धारण करते हुए किसी भी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकता, तथा राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति विदेश से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी भेंट, उपलब्धि या पद स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, आपने नोबेल प्राइज, ऑस्कर के बारे में सुना होगा। सपोज कीजिए नोबेल प्राइज जीत जाता है कोई व्यक्ति इंडिया का, तो उसे क्या करना होगा, वह व्यक्ति सबसे पहले क्या करेगा, राष्ट्रपति को पत्र लिखेगा, तभी जा करके वो उस पद को, मतलब उस नोबेल प्राइज को या फिर ऑस्कर को ग्रहण करेगा। वो किसकी सहमति से, हमारे राष्ट्रपति की सहमति से। ठीक है, तो इस चीज़ की जो डिस्कशन है वो किस में लिखा गया है, आर्टिकल 18 में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको बता दिया था कि लेकिन अनुच्छेद 18 में राज्य, सेना और विद्या के विषयों में उपाधि लेने की छूट दी गई है। मतलब ये तीन चीज़ें हैं, राज्य, सेना और विद्या, इनमें उपाधि लेने की छूट दी गई है। राज्य के अंतर्गत आ जाते हैं विशेष कार्यों के लिए जो पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न जैसे अवार्ड और उपाधि से सम्मानित करता है, ये चीज़ें शामिल की गई हैं। और वहीं पर बात करें सेना की, तो सेना के अंतर्गत जैसे देश की सेना में जनरल, कमांडर, चीफ मार्शल आदि होते हैं, तो उन्हें जो है इन उपाधियों से नवाजा जाता है। तो सेना में भी छूट दी गई है उपाधियों की। और वहीं पर बात करें तो विद्या के अंतर्गत यही ध्यान दें कि विद्या का मतलब सिर्फ शिक्षण नहीं है, इसका मतलब कौशल से है, और इनमें डॉक्टरेट उपाधि आदि समावेश होती है। मतलब इनमें जो डॉक्टरेट वगैरह की जो उपाधि है वो शामिल होती है। मतलब शिक्षा के संबंध में भी क्या उपाधियों को छूट दी गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा आगे। विदेशी नागरिक जो सरकार के अंदर या साथ काम कर रहे हैं, उनको विदेश की उपाधि लेने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऑस्कर लेने जाएगा तो सबसे पहले उसे राष्ट्रपति को पत्र लिखना होगा, जिसमें उसे सहमति मिलेगी, किसकी, राष्ट्रपति की। ये ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, सहमति मिल ही जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि जो संविधान में वर्ड लिखा गया है वो सहमति है, ना कि अनुमति। अगर अनुमति वाला वर्ड होता तो क्या होता, काफ़ी टाइम पहले इस चीज़ के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। अगर राष्ट्रपति चाहता तो उसके लिए मना भी कर सकता था, लेकिन वर्ड है क्या, सहमति। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। उपाधियों के साथ पद, भेंट और उपलब्धियों को भी स्वीकार करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। ठीक है, जैसे नोबेल प्राइज़ मैंने आपको बताया अभी, जैसे नोबेल प्राइज़ फिल्म के लिए ऑस्कर लेने जाना हो तो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उसके बारे में बता देना होगा। ठीक है,
अब नोट ध्यान दें कि संविधान के अनुच्छेद में सहमति शब्द लिखा है, ना कि अनुमति। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और सहमति का मतलब है कि अगर कोई विदेशी उपाधि लेने जाता है तो वह पत्र लिखकर राष्ट्रपति को बता दे। ज़्यादातर उसको सहमति मिल ही जाती है। अगर अनुमति शब्द लिखा होता तो यह प्रक्रिया कठिन हो जाती, जिसमें व्यक्ति को पहले से ही राष्ट्रपति से अनुमति मांगनी पड़ती है और अनुमति मिलने के बाद ही वह आगे की प्रक्रिया कर सकता था। ठीक है। और एक बात, नाम के पीछे सिंह, भाई, कौर आदि लगाना यह सब उपाधि में नहीं आता है। ये चीज़ किस चीज़ को दर्शाता है? समाज को दर्शाता है, ये क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है। अ, तो इन सभी चीज़ों को दर्शाता है, ना कि असमानता को। ठीक है। तो ये जो हमारे सरनेम वगैरह होते हैं, ये किस चीज़ को दर्शाते हैं? हमारे अ, एक तरीके से जाति वगैरह को बोल सकते हैं, जाति को, धर्म को दर्शाते हैं, ना कि ये असमानता को दर्शाते हैं। ठीक है। ये छोटा बड़ा होना, जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि कानूनी आधार पर इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये पहले से ही चली आ रही है कि ब्राह्मण बड़े हैं या फिर अन्य लोग छोटे हैं। तो इस तरीके की जो वर्णन है वो हमारे संविधान में नहीं किया गया है। सभी को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी को समान रूप से माना गया है। ठीक है। इनको केवल क्या है, एक समाज या क्षेत्र में समाज और क्षेत्र ही माना गया है, ना कि असमानता का इन्हें प्रतीक माना गया है। ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। हमारा जो सेकंड मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे में हम जान लेते हैं, जो कहाँ से शुरू होता है? हमारे आर्टिकल 19 से। ठीक है। तो चलिए, आर्टिकल 19 किस चीज़ के बारे में बात करता है, आगे देख लेते हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख था। जो हमारा मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था, तो उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता। लेकिन अब सिर्फ 6 ही हैं, जो कि संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 19F संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। मतलब जो पहले स्वतंत्रता थी वो कितनी थी? 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब 6 प्रकार की है। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब कितनी है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है, जिसमें जो संपत्ति के अधिकार के तहत जिसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का उल्लेख है। इसमें छह तरह की जो स्वतंत्रता है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 ए में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि राइट टू एक्सप्रेशन। ठीक है। वहीं पर बात करें हम अनुच्छेद 19 बी की, तो इसमें क्या है? शांतिपूर्ण, बिना हथियारों के एकत्रित व सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है। वहीं पर बात करें हम अनुच्छेद 19 सी में, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब कि जैसे सहकारी समितियां नहीं बना लेते वो लोगों के भले के लिए, तो वही चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और भी चीज़ें आ जाती हैं, संघ बनाना मतलब प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक है। अब वहीं पर बात करें हम अनुच्छेद 19 डी की, तो अवधि संचरण स्वतंत्रता, मतलब कि भ्रमण करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह पर जा सकता है भारत में। ठीक है। इस चीज़ को आर्टिकल 19 डी इस चीज़ की स्वतंत्रता देता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। जो हमारी 5वीं स्वतंत्रता है वो है कौन सी? अनुच्छेद 19 ई के अंतर्गत आती है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने व बसने की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता है, वहाँ पर जाकर के बस भी सकता है। ठीक है। किसके तहत? आर्टिकल 19 सबसेक्शन ई के तहत। ठीक है। वहीं पर बात करें हम आगे, तो आर्टिकल 19 जी जो है वो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह जाकर देश के किसी भी कोने में जाकर के व्यवसाय कर सकता है और किसी भी व्यवसाय को कर सकता है। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल 19 जी जो है वो इस चीज़ को कहता है। आगे बात कर लेते हैं। आगे कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है हमारा 20, जिसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 जो बात करता है हमारा, वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका कहने का मतलब ये है कि जब तक किसी व्यक्ति पर कोई अपराध साबित ना हो जाए, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। और इसी के अंतर्गत 3 चीज़ों को शामिल किया गया है। एक तो ये कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। मतलब सपोज कीजिए, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, आज चोरी करता है और उसको एक बार सजा दे दी गई, ठीक है, तो उसी चोरी के लिए उसे कई बार सजा नहीं दी जा सकती, एक ही बार सजा मिलेगी। ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद बात करें हम अगले पॉइंट की, तो अपराध करते समय जो कानून लागू है उसी के हिसाब से सजा मिलेगी। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि
सपोज कीजिए चोरी के लिए एक सजा थी, एक छोटी मोटी किसी व्यक्ति ने चोरी की और उसकी सजा थी 6 महीने। ठीक है, तो उस समय सजा कितनी थी? 6 महीने। लेकिन कुछ समय बाद कितनी सजा हो गई? 8 महीने। तो जिस समय पर चोरी की गई थी, आ, जैसे सपोज कीजिए कि 6 महीने जो सजा थी चोरी के लिए, उस समय पर चोरी की गई थी, तो उससे कितनी सजा मिलेगी? 6 महीने की सजा मिलेगी, ना कि उसे 8 महीने की। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अपराध करते समय जो कानून लागू है उसी के हिसाब से उसे सजा मिलेगी। ठीक है, वहीं पर बात करें हम तीसरे पॉइंट की, तो किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ, ठीक है, न्यायालय में मतलब कि कोर्ट में अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, उसको इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये किसके संबंध में? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के संबंध में। मतलब कहने का ये है कि ये दोनों ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनको आपातकाल की स्थिति में भी इन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। देखिए, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे ये सारे मौलिक अधिकार हैं, 6 के 6 मौलिक अधिकार हैं और उनके अंदर सब डिवाइडेड भी हैं। ठीक है, तो इनको ना आपातकाल आपातकाल की स्थिति में इन सभी पर अपने आप प्रतिबंध लग जाता है। ठीक है, तो लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन पर आपातकाल के समय में भी क्या किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगता। ठीक है, तो ये आर्टिकल 20 के ऊपर मैंने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 21 के ऊपर। आर्टिकल 21 क्या कहता है? इसको इंग्लिश में बताएं तो हम ये कौन सा आर्टिकल मतलब राइट है? वो है राइट टू लाइफ, मतलब कि प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ विधिक प्रक्रिया के द्वारा दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा उसके जीवन की स्वतंत्रता को समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी इसका संरक्षण नागरिकों व विदेशी सभी को प्राप्त है। इस आर्टिकल 21 का कहने का मतलब है, सपोज कीजिए किसी भी व्यक्ति को केवल लीगल प्रोसीजर के तहत ही उसके प्राण लिए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब प्राण लेने की ही बात है, मतलब उसकी दैहिक स्वतंत्रता से उसे वंचित किया जा सकता है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति ने कत्ल कर दिया या फिर कोई किसी तरीके का घोर अपराध कर दिया, तो उसको ना एक लीगल प्रोसीजर के तहत ही उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, ना कि किसी और प्रोसीजर के तहत। तो यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ी गई है कि अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति शब्द को रखा गया है, ना कि भारत के नागरिक को या फिर भारत का मतलब कोई विदेशी को। तो इसका कहने का मतलब ये है कि चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे वो विदेशी व्यक्ति हो, अगर किसी भी तरीके का अपराध वो भारत में करता है तो उसको उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित लीगल प्रोसीजर के तहत ही किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या फिर विदेशी हो। ठीक है, तो सभी को एक लीगल प्रोसीजर होगा, उसी के तहत उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। चलिए बात कर लेते हैं अब आर्टिकल 21 कै की। तो ये क्या कहता है? इसको ना 86वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। इस आर्टिकल को एक सेकेंड, इस आर्टिकल को जो हमारा अनुच्छेद 21 कै है, इसको हमारे 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और ये जो संविधान संशोधन था कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो राज्य होगा वो 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? आर्टिकल 21 क्या कहता है कि जितने भी बच्चे, चाहे वो किसी भी राज्य से आते हों, किसी भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आते हों, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आते हों, राज्य उनके लिए, मतलब जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के एज पीरियड में आते हैं, उनके लिए राज्य खुद से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 21 क्या कहता है इस बात को। अब इसमें मैंने एक चीज़ अभी जो पहले डिस्कस की थी कि किसी आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी तरीके की इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को समाप्त नहीं किया जाएगा। इस पर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 20 मतलब कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण,
ठीक है, अपराध की सॉरी एक सेकंड देख लेते हैं। अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ मतलब कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, एक सेकेंड हम थोड़ा आगे चले गए। हाँ, अब बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 22 की। तो चलिए आगे देख लेते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व विरोध में संरक्षण। अगर किसी व्यक्ति को, आर्टिकल 21 कहता है ये, अगर किसी भी व्यक्ति को गलत गलत ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। एक तो उसे अपनी हिरासत में लेने का कारण जानने का अधिकार है। ठीक। सेकंड चीज, उसे 24 घंटे के अंतर्गत अंदर ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और तीसरे अधिकार की बात करें, मतलब इसकी तीसरी स्वतंत्रता की बात करें, तो उसे अपने मनपसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार है। किसके तहत, आर्टिकल 22 के तहत, जो कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व विरोध में संरक्षण। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 22। वहीं पर बात कर लेते हैं हमारा जो मौलिक अधिकार है थर्ड, वो कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और इसमें भी सब डिवाइडेड अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में हम थोड़ा अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो अगला आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल 23, जो क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार व बलात् श्रम का निषेध। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से बेगार व बलात् श्रम व व्यक्ति की खरीद फरोख्त को प्रतिबंधित किया गया है। मतलब कि दुर्व्यापार, मतलब किस जैसे मानव तस्करी वगैरह होती है, उसके बारे में बात की गई है, मतलब उस पर प्रतिबंध लगाता है कौन सा, आर्टिकल 23। बेगार की बात करें तो बेगार मतलब कि किसी व्यक्ति से न्यूनतम मजदूरी से भी, मतलब जो सरकार द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी है उससे भी कम पर काम पर रखा जाता है, तो वो क्या होगी, बेगार, या फिर बंधुआ मजदूरी बोल सकते हैं उसे हम। ठीक है, बलात् श्रम की बात करें तो किसी को जबरदस्ती किसी काम पर रखना, उसे हम क्या बोलेंगे, बलात् श्रम बोलेंगे। ठीक है, और जो धमकी देकर के किसी को कोई कार्य कराया जाता है तो उसे बलात् श्रम के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके बारे में हम थोड़ा आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम आर्टिकल हमारा 24, जो किसके अंतर्गत आता है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, मतलब कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे किसी भी कारखाने व अन्य किसी भी प्रतिबंधित जगह पर कार्यरत रखना निषिद्ध है। मतलब कि किसी भी 14 वर्ष के बच्चे को किसी भी कारखाने में या फिर किसी भी ऐसी प्रतिबंधित जगह पर जो उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है, तो उस बच्चे को जो 14 वर्ष से कम की आयु का है, उसे किसी भी तरीके का कार्य पर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि आर्टिकल 21 जो कै है उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य खुद से निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। इसी के तहत आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को किसी भी कारखाने में नहीं रखा जा सकता काम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया हमारा आर्टिकल 24। हाँ, ये क्या है, हमने बलात्श्रम के बारे में बताया था कि बलात्श्रम का मतलब है कि लंबे घंटों तक खराब स्थितियों में बहुत कम वेतन पर काम कराना। ठीक है, ये क्या है, बलात्श्रम। लेकिन इससे इतर दो परिस्थितियां जरूर लागू होती हैं। यह काम बिना इच्छा के कराया जाता है, मतलब उस व्यक्ति की काम करने की इच्छा नहीं होती लेकिन उसे जोर जबरदस्ती करके उससे काम कराया जाता है, और उसे दंड दिए जाने की धमकी के साथ ये काम कराया जाता है, जिसे हम बलात्श्रम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये होगी हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। और अब बात कर लेते हैं हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की। ठीक है, जो शुरू कहाँ से होता है, आर्टिकल 25 से। अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, इसकी उसे फ्रीडम है। किसके तहत, आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, वहीं पर बात करें हम आर्टिकल 26 की, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता भी है। इसके तहत, आर्टिकल 26 के तहत व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्यों से संबंधित संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने तथा प्रशासन करने का भी अधिकार है। इससे किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्य से संबंधित संस्थाओं की स्थापना भी कर सकता है, उन्हें पोषण भी कर सकता है और उन्हें प्रशासन करने का भी अधिकार है। किसके तहत, आर्टिकल 26 के तहत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो छोटे छोटे ही हैं, इनके बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं, इनको थोड़ा इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 27 की। तो ये क्या कहता है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं कर सकता जिसको धार्मिक उन्नति संबंधी कार्य के लिए सुनिश्चित कर दिया गया हो। ठीक है, मतलब कर नहीं ले सकता जो धार्मिक
धार्मिक उन्नति संबंधी कार्य के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? राज्य निधि से पूर्ण रूप संचालित किसी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब अगर कोई शिक्षण संस्था राज्य निधि से पूर्ण रूप से संचालित है तो उसमें किसी भी प्रकार के धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये कहता है क्या उनसा आर्टिकल 28। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हमारे संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार की, जो कहाँ से शुरू होता है? आर्टिकल 29 से। चलिए बात कर लेते हैं इसमें आगे। अल्पसंख्यकों के हितों के सर्वहन हेतु, अल्पसंख्यकों की बात करें तो हमारे वर्तमान में ना 6 समुदाय हैं जो अल्पसंख्यक माने जाते हैं, जिनकी संख्या कम है। वो कौन कौन से हैं? मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। तो इनका कहने का मतलब ये है, जो आर्टिकल 29 कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, चाहे वो मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, इन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। किसके तहत? आर्टिकल 29 के तहत। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 29 इस बात को। चलिए अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 30 की, जो हमारा अनुच्छेद 30 है। वो क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। मतलब ये जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं को चला सकते हैं और सरकार उन्हें अनुदान देने में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी। मतलब जो बहुसंख्यक है, जो बहुसंख्यक समुदाय है और जो अल्पसंख्यक समुदाय है, इन दोनों में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी सरकार। अगर ये किसी भी प्रकार का शिक्षण संस्थाएं खोलती हैं तो सरकार ऐसा नहीं करेगी कि जो बहुसंख्यक है उसको ज़्यादा अनुदान दे, ज़्यादा रियायतें दें और उसको कम दें अल्पसंख्यक समुदाय वाली शिक्षण संस्था को। तो सभी के साथ क्या करेगी? एक समान रूप से व्यवहार करेगी। कौन? सरकार। ठीक है, ये कौन कहता है? आर्टिकल 30 कहता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैंने आपको बताया था पहले, जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे जिनका नाम BR अम्बेडकर था, जो जिसको संविधान का मतलब जिनका संविधान को निर्माण करने में एक बहुत बड़ा हाथ था, और उन्होंने इस मौलिक अधिकार को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं और इसमें जानेंगे हम कि संविधान जो हमारा मतलब इस आर्टिकल के तहत, इस मौलिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने के बाद जो रिट जारी करता है 5 प्रकार की, उनके बारे में भी इस मौलिक अधिकार के तहत ही जानेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। इस अधिकार को संविधान की आत्मा माना गया है। ठीक है, यह अधिकार सभी नागरिकों को छूट देता है कि वह अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और उन्हें लागू करने की मांग कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, ताकि उसके मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सके। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार की रिट को जारी कर करके मौलिक अधिकारों को लागू करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, उन रिटों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मतलब सर्वोच्च न्यायालय उन अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक प्रकार की रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। ये आर्टिकल 32 कहता है कि संविधान मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान में उल्लिखित जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। वो कौन कौन सी है, इनका नाम जान लेते हैं पहले, फिर इनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक पहली रिट का बात करें तो वो है कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षालेख। ठीक है, तो चलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मैंने आपको इस चीज़ के बारे में पहले बता दिया। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट भी कहते हैं। मतलब न्यायालय इन मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कई प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, जिनके बारे में हम अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, जिसमें
कहा गया है कि न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। किसे जारी करके? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके। ठीक, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो हमारी सेकंड रिट है उसका नाम क्या है? परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसे में जो संविधान जो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कौन सी रिट जारी करेगा? परमादेश। अगर कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है तो ऐसी स्थिति में संविधान मतलब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो परमादेश रिट जारी करके उसे ऐसा करने से रोक सकती है। ठीक है। उसके बाद है निषेध आदेश रिट। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए क्या करती है? निषेध आदेश रिट जारी करती है। ठीक है। मतलब कोई निचली अदालत है और वो अपने कार्य क्षेत्र से आगे आ, आ, अतिक्रमण करके सपोज कीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और वो अपने डिस्ट्रिक्ट के मामले को ना लेकर के किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के मामले को लेती है। तो ऐसे में जो उच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे में निषेध आदेश रिट जारी करके उसे ऐसा करने से रोक सकती है। ठीक है। उसके बाद बात करें हम अधिकार परीक्षा रिट। तो इसके तहत क्या है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक है ही नहीं, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर उसे कार्य करने से रोक सकता है। किसके तहत? अधिकार परीक्षा रिट के तहत। ठीक है। उसके बाद हम बात करें उत्प्रेषण रिट की। तो इसके तहत क्या है? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है। तो ये उत्प्रेषण रिट होगी। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया है। कुछ और भी चीज़ें हैं। ठीक है। कुछ और जैसे मतलब ये जो रिट है इनके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, कुछ संगठन हैं, कुछ कमीशन वगैरह बनाए गए हैं जिन जो हमारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर वो स्टैंड लेती हैं और उनके संरक्षण करने का कार्य भी करती हैं। उनमें से है क्या है? जैसे आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि के बारे में तो सुना होगा। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यकों, महिलाओं और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी गठन किया गया था। कब? 1993 में। ठीक है। तो इन कमीशन में से एक कमीशन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले। किसी भी संविधान द्वारा, तो ये जो वीडियो है हमारे जो सारा हमारे मौलिक अधिकार थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अगर इससे क्वेश्चन बनने के लिए अगर बना तो यहाँ से भी क्वेश्चन देख ले मतलब बन सकता है। आप इसे थोड़ा सा समय लगेगा, इसे भी देख लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब इन्हें लागू किया जाता है। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमज़ोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ या पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती हैं। मतलब PUCL और PUDR जैसी जो संस्थाएं हैं, अगर मौलिक अधिकारों का या फिर जो नॉर्मल लीगल राइट्स हैं, अगर उनका हनन होता है तो उनके विरुद्ध ये चौकसी करती है। 1993 में सरकार ने एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था इसका गठन? 1993 में। ठीक है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, मतलब कि एक सर्वोच्च न्यायालय के जो एक्स चीफ जस्टिस होंगे वो होंगे, प्लस एक उच्च न्यायालय के एक्स चीफ जस्टिस होंगे, फिर प्लस जो मानव अधिकारों के संबंध में जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, जो जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होंगे, ऐसे ऐसे दो व्यक्ति होंगे, मतलब कि दो सदस्य और होंगे। ठीक है। तो उसमें किसमें? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर अंतर्गत। ठीक है। तो मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है।
जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है ये, मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक है, आयोग को प्रति वर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं, इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस की जातियों कार्यवाही न किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होती हैं। मानव अधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगों के मामले में जांच के रूप में रहा। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमे चलाने की सिफारिश कर सकता है। तो ये होगी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके सामने पेश किया गया है मेरे द्वारा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसकी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। अगर मतलब इसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप जो है सीधा मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सामने भी इस चीज़ को मतलब इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, लेते हैं हम आपसे विदा। ये होगी हमारी वीडियो कंप्लीट। आज का जो चैप्टर वो कंप्लीट हो गया, मौलिक अधिकार। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो आपके क्लियर होंगे मतलब हो गए होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो वीडियोज़ हैं बहुत ही पसंद आ रही होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की वीडियोज़ लाऊँ आगे भी, तो आप कमेंट करके मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं अब आपसे विदा। तो चलिए, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।